बात आदेश 32 पे होने वाली थी। अवयस्कों द्वारा और विकृत चित्त, यानी जो स्वस्थ चित्त नहीं है उनके द्वारा मुकदमे कैसे लाए जाएंगे और उनके विरुद्ध मुकदमे कैसे आएंगे। ये भी स्पेशल सूट की कैटेगरी में है, क्योंकि ये लोग सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामान्य व्यक्ति इसलिए नहीं क्योंकि ये अपने हित के बारे में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं, इसलिए विशेष प्रक्रिया। एक सामान्य व्यक्ति जिस ढंग से मुकदमा लाता वो प्रक्रिया इनके लिए अडॉप्ट नहीं हो सकती, और मुकदमे लाने की जरूरत इन्हें भी हो सकती है और इनके विरुद्ध भी मुकदमे आने की जरूरत ये भी हो सकती है। दोनों ही बातें संभव है। एक उदाहरण देना ठीक रहेगा। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, जब पहुंचेंगे धारा 68 से 72 पे, तो वहां पर आएगा कि अवयस्क को जीवन में जो चीजें जरूरत है, और उसने शब्द प्रयोग किया अवयस्क को जीवन में जो चीजें जरूरत है, तो प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत अलग अलग होती है। एक व्यक्ति को जो जरूरत है वो दूसरे को जरूरत हो जरूरी नहीं। हां, कुछ जरूरतें सबकी एक जैसी हैं, लेकिन सभी जरूरतें सबकी एक जैसी नहीं है। एक व्यक्ति जिस परिस्थिति में रह सकता है दूसरा उस परिस्थिति में रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो कभी उस परिस्थिति में रहा ही नहीं। इसलिए शब्द प्रयोग यह है कि अवयस्क को जीवन में जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, और यह बात सब्जेक्टिव ढंग से डिसाइड होगी कि जिस अवयस्क की बात चल रही है उस अवयस्क को जीवन में किन चीजों की जरूरत है। जिसे हिंदू मैरिज एक्ट में हम लोग देखते हैं, वहां वो कहता है कि यदि प्रत्यर्थी ने याची के साथ क्रूरता का व्यवहार किया तो याची तलाक के लिए यानी डाइवोर्स डिग्री के लिए आवेदन कर सकता है। और यहां हमेशा याद रखेंगे कि तलाक और डाइवोर्स एक चीज नहीं है। तलाक अलग बात है और डाइवोर्स अलग बात है। तलाक में सारे अधिकार विवाह विच्छेद के किसके पास? पति के पास होते हैं, और डाइवोर्स की दशा में यानी विवाह विच्छेद की डिग्री की दशा में विवाह विच्छेद के अधिकार दोनों के पास होते हैं, पति के पास भी और पत्नी के पास भी। यही अंतर है तलाक और डाइवोर्स का। तलाक मुस्लिम विधि में है और डाइवोर्स सभी सुई विधियों में दिया जाता है, सभी पर्सनल लॉज में, वेदर दैट इज क्रिश्चियन लॉ, वेदर दैट इज हिंदू लॉ, कोई भी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाइवोर्स एंड तलाक। तो हिंदू विधि कहती है कि यदि प्रत्यर्थी ने याची के साथ क्रूरता का व्यवहार किया, क्योंकि जो बात तुम्हें क्रूरता लग सकती है दूसरे को वो मजाक लग सकती है। ठीक है, आपने भी देखा कि कुछ लोग बता रहे थे कि मां बहन की गालियां देना, ठीक है, किसी को ये तो मजाक है, ये तो मजाक कर रहे थे। तो हम तो बार बार यही कहते कि यही मजाक अपने माँ बाप से करो, अपने भाई बहनों से करो, सबसे करो, क्योंकि ये तो मजाक है। तो उनके दृष्टिकोण से ये मजाक है, आपके दृष्टिकोण से गाली गलौज। ठीक है, तो सवाल ये है कि लिखा यह कि प्रत्यर्थी ने याची के साथ क्रूरता का व्यवहार किया, तो याची के साथ क्रूरता का व्यवहार होना चाहिए, अर्थात प्रत्यर्थी द्वारा कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिसे याची क्रूरतापूर्ण मानता हो।
अगर वो क्रूरतापूर्ण नहीं मानता है या नहीं मानता, ये पूर्ववर्ती उदाहरणों से साबित होगा। 50 अवसर पर उसे गालियां दी, ठीक है, किसी ने, वो कभी प्रकुपित हुआ ही नहीं, प्रोवोक हुआ ही नहीं, ऐसा उसने प्रदर्शित नहीं किया कि उसे कुछ बुरा लगा है। तो इसी अवसर पर ये क्यों मान लिया जाए कि आपको खराब लगा है? इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हो, ठीक है ना। और ये साक्ष्य से स्थापित हो सकता है कि विभिन्न अवसरों पर आपने गाली गलौज का कोई बुरा नहीं माना, ठीक है ना। तो शब्द है, प्रत्यर्थी ने याची के साथ क्रूरता का व्यवहार किया। ऐसे ही वहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अवयस्क को आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, यह अगर किसी ने किया है, ठीक है, तो अवयस्क की आवश्यक वस्तुएं कौन सी हैं, ये अवयस्क को ध्यान में रखकर डिसाइड किया जाएगा। जो बहुत पैसे वाले लोगों के घर में जन्म लेगा, उसकी आवश्यकताएं अलग होंगी, और एक सामान्य घर में जन्म लेने वाले अवयस्क की जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं वो अलग होंगी। तो अवयस्क को ध्यान में रखकर आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय कोई भी व्यक्ति अवयस्क को यदि करता है, तो आपको मालूम है अवयस्क संविदा सक्षम नहीं है, ठीक है। अवयस्क के पास संविदा करने की क्षमता है ही नहीं। हम लोग पढ़कर आए हैं संविदा सक्षम कौन है, तो धारा 11 बताती है कि संविदा सक्षम वो व्यक्ति है जिसने उस विधि के मुताबिक, जिस विधि के अधीन वो है, पूर्ण व्यय प्राप्त कर लिया। दूसरा, स्वस्थ चित्त होना चाहिए, और तीसरा, किसी भी विधि से वो संविदा करने के लिए निर्हरकित डिस इंटाइटल घोषित न हो। ये 3 चीजों में से कोई भी एक चीज उसमें नहीं होनी चाहिए, तब वो संविदा सक्षम है। तो यहां तो अवयस्क की ही बात चल रही है, तो अवयस्क तो संविदा सक्षम हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने अवयस्क को उसके जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय किया है और आपकी प्रतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कोई क्षति अवयस्क ने आपकी की नहीं, अगर आपकी प्रतिपूर्ति ये नहीं की जाएगी तो फिर कोई अवयस्क की सहायता करना बंद कर देगा, ठीक है। सब इतने दयालु नहीं हो सकते कि सिर्फ अवयस्क की सहायता पुण्य कमाने के प्रयोजन से कर दें, ठीक है, इसलिए नहीं हो सकते। तो हमें जो मध्यवर्ती लोग हैं, मध्यवर्ती सोच के लोग हैं, उनकी भी रक्षा करनी पड़ेगी। तो अगर कोई व्यक्ति अवयस्क को आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय करेगा उसके जीवन के लिए, तो धारा 68 ये कहती है संविदा अधिनियम की कि अवयस्क और उस व्यक्ति के बीच संविदा सदृश संबंध स्थापित हो जाएगा। ऐसा संबंध स्थापित हो जाएगा जो संविदा के सदृश है, संविदा और उस संबंध में सादृश्य है, यानी संविदा जैसा दिखाई देगा। वो संबंध कैसा दिखाई देगा? संविदा जैसा दिखाई देगा। और जो संविदा जैसा दिखाई देगा तो संविदा में क्षतिपूर्ति है, ये होती है। अब चूंकि ये संविदा नहीं है, यहां संविदा का आरोपण ये किया गया है, यहां संविदा सदृश संबंध माना गया है, तो मान्यता से संविदा के सभी गुण उत्पन्न नहीं हो सकते। इसलिए यहां पर प्रतिपूर्ति ये पाने का अधिकार धारा 68 से उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। वो कहेगा, धारा 68 कह रही है कि अगर ये व्यक्ति अपने द्वारा
जो वस्तुओं की आपूर्ति की गई है उसके बाबत प्रतिपूर्ति पाना चाहता है, तो अवयस्क से व्यक्तिगत रूप से नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से वो सुविधा सक्षम ही नहीं, आपने दी क्यों? ठीक है, लेकिन अवयस्क की संपदा, अवयस्क की संपत्ति यदि कोई है तो अवयस्क की संपत्ति से वो प्रतिपूर्ति अपनी करा सकता है। अवयस्क खुद, ठीक है, यानी अवयस्क का पालन पोषण करने वाले लोग स्वयं उसकी संपत्ति से इस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति करते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि नहीं करते तो इस व्यक्ति को अवयस्क पर मुकदमा लाने की जरूरत हो जाएगी, ठीक है ना। अब अवयस्क को अपनी प्रतिपूर्ति के संबंध में मुकदमा लाना पड़ेगा, और प्रतिपूर्ति धन संबंधी वाद होगा, और धन संपत्ति संबंधी वाद इसको गठित कर देगा। तो सेक्शन 9 सीपीसी के मुताबिक इस वाद पर सिविल न्यायालय संज्ञान करने के लिए अधिकृत हो जाएगा, और जब सिविल न्यायालय संज्ञान करने के लिए अधिकृत हो जाएगा तो सिविल सूट लाना पड़ेगा। यानी देयर मे बी अ नीड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सूट अगेंस्ट द माइनर, और यही स्थिति ल्यूनेटिक की है, यानी विकृत व्यक्ति की सेम स्थिति है। यानी देयर मे बी अ नीड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सिविल सूट अगेंस्ट द माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, वो हो सकता है। ये एक उदाहरण, ऐसे अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। दूसरी स्थिति, अवयस्क या विकृत को वादी के तौर पर मुकदमा लाने की जरूरत यह हो सकती है, क्योंकि अवयस्क या विकृत इनकी संपत्तियों पर, इनके धन पर, या इनके विधिक अधिकार जो अन्य प्रकार के, उनका वायलेशन तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो तो बेचारे स्वयं सक्षम है ही नहीं। तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी मुकदमा लाने की जरूरत हो सकती है। यानी अवयस्क या विकृत वादी भी हो सकते हैं और प्रतिवादी भी हो सकते हैं। अपकृत्य में भी हम लोगों ने देखा सक्षम पक्षकार, तो वहां भी अवयस्क अपकृत्य करने में सक्षम माना गया है। अवयस्क एक निश्चित आयु तक अपराध करने में पूर्णतः सक्षम नहीं माना गया है, लेकिन अपकृत्य करने में सक्षम माना है। और अपकृत्य सिविल लाइबिलिटी, एक सिविल दायित्व को जन्म देगा। विकृत की भी वही दशा होगी, इसलिए अवयस्क और विकृत इन पर मुकदमा लाने की जरूरत हो सकती है, और इन्हें भी मुकदमा लाने की जरूरत पड़ सकती है। और अगर इन्हें मुकदमा लाने की जरूरत पड़ी या इन पर मुकदमा लाने की जरूरत महसूस हुई, तो ये सामान्य व्यक्ति की तरह ना तो मुकदमा ला सकते हैं और न सामान्य व्यक्ति की तरह इन पर मुकदमा लाए जाने की दशा में ये अपनी प्रतिरक्षा ये कर सकते हैं। तो इसके लिए स्पेशल व्यवस्था ये करनी ही पड़ेगी, अन्यथा इनके अधिकारों का हनन होगा। क्योंकि तुम इनके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि इन्होंने आपके विधिक अधिकारों का हनन किया, तो यह बात जरूरी नहीं कि सच हो। ये केवल फेसबुक या मूर्ख यही मान सकते हैं कि वॉट एवर द पर्सन इज सेइंग दैट इज ट्रू। बात तो ये मानते हैं किसी ने किसी के खिलाफ रपट लिखा दी, बस बात खत्म हो गई। अब जिसके खिलाफ रपट लिख गई वो दोषी है, उसे फांसी पर लटका दो। लेकिन ये मानी नहीं जा सकती है, क्योंकि जिसने रपट लिखा ये भी उतना ही धूर्त है। हमने कई बार कहा आदमी नीच है, आदमी नीच है, और ये नीचता किसी भी और हो सकती है, जिस और आदमी है उस और हो सकती है। इसलिए एक सिस्टम ये तो बनाना ही पड़ेगा। ये जरूर है कि उस सिस्टम के माध्यम से भी जरूरी नहीं है कि हम ये जान पाए कि इनफैक्ट सही क्या है, क्योंकि उस सिस्टम का संचालक वो भी आदमी ही होगा। भाई सिस्टम भी तो स्वयं थोड़ी चलेगा,
सिस्टम का संचालक वो भी तो आदमी होगा, और आदमी नीच है। लेकिन फिर भी जहां तक ठीक हो सके वहां तक किया जाएगा। तो अगर आप अवयस्क के खिलाफ या विकृत चित्त के खिलाफ मुकदमा ले आए हैं, या विकृत चित्त और अवयस्क आपके खिलाफ मुकदमा ले आए हैं, तो दोनों में से सही कोई नहीं माना जा सकता। ठीक है, बिना सोचे समझे किसी को भी सही नहीं माना जा सकता। सोचने समझने अर्थात विचारण की जरूरत ये तो होगी होगी, और विचारण चले इसके लिए मुकदमा, और विचारण चले इसके लिए जरूरी है कि दोनों पक्षों से उनकी संपूर्ण स्थिति अर्थात उस इशू पर उनके पक्ष में जो कुछ है वो सब कुछ न्यायालय के समक्ष रखा जाए, ताकि एक सही निर्णय, एक उचित निर्णय इसे लेने में न्यायालय समर्थ हो सके। अवयस्क और विकृत चित्त ये अपने पक्ष में मौजूद सभी तर्कों को न्यायालय के समक्ष रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये ईश्वर की ओर से एक प्रकार की निर्योग्यता, ठीक है, इससे ग्रसित डिसेबिलिटी इनके अंदर है। दैट इज वाई दे आर नॉट कैपेबल टू फॉरवर्ड ऑल द आर्गुमेंट्स विच आर एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ देम। ठीक है, वो कर ही नहीं सकते। इसलिए आदेश 32 नियम 1 में कहा गया कि अवयस्क वाद मित्र द्वारा वाद लाएगा। ठीक है, अवयस्क वाद लाएगा, ये नहीं कहा कि अवयस्क वाद नहीं लाएगा। ठीक है, सेंटेंस का नेचर समझना चाहिए। जब तक सेंटेंस का नेचर आप नहीं समझते तब तक सही अर्थान्वयन नहीं होता। हमेशा सेंटेंस का नेचर समझना चाहिए। कहता है अवयस्क वाद मित्र द्वारा वाद लाएगा, यानी सशर्त स्थिति हो गई, अशर्त नहीं है। जैसे गीता में अर्जुन कहता ना कि अपनों को मारकर राज्य पाने से क्या फायदा, जब अपने ही नहीं होंगे तो इस राज्य का क्या होगा। इसलिए हम शांति प्राप्त करने हेतु तो युद्ध से विमुख होना चाहते हैं। उसकी बात सशर्त है, वो ये मान रहा है कि राज्य अच्छी चीज है, प्राप्त करना चाहिए, राज्य में कुछ सार है, बस अपनों को ना मारना पड़े। वो कहता है अपनों को मारकर राज्य प्राप्त करने से क्या फायदा। इसलिए हम शांति की साधना में जाना चाहते हैं। इसका मतलब शांति अभी अल्टीमेट गोल नहीं है उसके जीवन का। उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य शांति की प्राप्ति नहीं है। अभी तो मन राज्य में ही अटका है। अभी तो यही मान रहा है कि राज्य सब कुछ है, शांति सब कुछ है, ये नहीं मान रहा है। सशर्त बात बोल रहा है, कंडीशनल बात बोल रहा है। अपनों को मारकर राज्य पाने से क्या फायदा। इसका मतलब अपने न मरे और राज्य मिल जाए तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने ये कहा होता कि राज्य ये किस प्रकार सुख दे पाएगा, राज्य ने तो आज तक किसी को शांति दी नहीं, और अगर दी होती तो विभिन्न राजा राजपाट सौंप कर जंगलों को न चले गए होते शांति की तलाश में। अगर उसने शायद ये कहा होता तो कृष्ण, ठीक है, वो कहते ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हो गई, जाओ बात खत्म, क्योंकि अब तुमने जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर, ठीक है, जाने का फैसला कर लिया है। लेकिन वो ये कहीं कह रहा है, वो तो कह रहा है अपनों को मारकर राज्य प्राप्त करने से क्या फायदा। तो सेंटेंस का नेचर जो वो बोल रहा है, उस सेंटेंस का नेचर कृष्ण को समझ में आ गया, और इसलिए उन्हें पता है कि बेवकूफ बना रहा है। अब ये यहां से भाग भी जाएगा और किसी जंगल में पहुंच जाएगा, थोड़े ही दिनों में परेशान हो जाएगा, क्योंकि फिर इसका वही स्वभाव जगेगा जो इसका मूल स्वभाव है। ठीक है, वो जगेगा और फिर शांति की साधना नहीं करेगा, फिर वहां कुछ और ही करेगा,
ठीक है, और इसका व्यक्तित्व तो विखंडित होकर रह जाएगा। तो कृष्ण ये बात पकड़ रहे हैं किससे? सेंटेंस के नेचर से। जो सेंटेंस में बोल रहा है वो सेंटेंस बता रहा है अपने में उसकी मनोदशा। तो कानून में भी सेंटेंस के नेचर को पकड़ना चाहिए, और जब आप सेंटेंस के नेचर को पकड़ते हैं तो बेयर डिकोड होना शुरू हो जाता है, फिर किसी किताब की जरूरत नहीं। कहता है अवयस्क वाद मित्र द्वारा वाद लाएगा। इसका मतलब अवयस्क वाद लाएगा, ही इज नॉट डिसएंटाइटल्ड, वो निर्योग्यता ग्रसित नहीं है कि अवयस्क होने के कारण वो वाद नहीं लाएगा। जैसे संविदा करने के लिए वो निर्योग्यता ग्रसित है, वो कहता है संविदा सक्षम है ही नहीं अवयस्क। यहां ये नहीं कहा कि वो वाद लाने में सक्षम नहीं है, ये नहीं कहा, बस केवल इतना कहा कि इफ यू वांट टू इंस्टीट्यूट ए सिविल सूट देन ही मस्ट इंस्टीट्यूट दैट सूट थ्रू, ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड, वो वाद मित्र के द्वारा वाद लाएगा। अब वाद मित्र कहां से आएगा, सवाल ये पैदा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वाद मित्र कहां से आएगा? वाद मित्र, ठीक है, कैसा होना चाहिए, यानी उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, वाद मित्र को क्या अधिकार होंगे। ठीक है, क्योंकि वाद मित्र स्वयं अपने लिए तो वाद लाया नहीं, वो तो अवयस्क के लिए लाया, और वाद मित्र भी अंततः आदमी होगा, और आदमी नीच है, इसलिए वाद मित्र की शक्तियों पर भी कोई निर्बंधन, कोई सीमा, कोई मर्यादा ये तो लगानी पड़ेगी, नहीं तो वाद मित्र ये अवयस्क के हितों के खिलाफ जाकर दूसरे से मिलकर अवयस्क के हितों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, ये भी संभव है। अवयस्क मरेगा भी, वो सॉरी वाद मित्र मरेगा भी, बीमार भी हो सकता है, उसका मन ये न रहे, ठीक है, सांसारिक कार्यों में वो जंगल जाना चाहता है, ये सांसारिक कार्यों में मन है लेकिन अब इस अवयस्क की प्रतिरक्षा नहीं करना चाहता, तो ऐसी दशाओं के लिए भी उपबंध ये करना पड़ेगा। वाद कितने समय चलेगा पता नहीं, लंबे समय चल सकता है, लंबे समय ना भी चले। अवयस्क 17 साल का व्यक्ति यह भी माना जाएगा, और 1-2 साल में वो वयस्क हो गया, तब उस सूट के बारे में जो उसने इंस्टीट्यूट नहीं किया, उसके नेक्स्ट फ्रेंड ने इंस्टीट्यूट किया, इसके बारे में अवयस्क के क्या अधिकार होंगे। ठीक है, इसके बारे में अवयस्क के क्या अधिकार होंगे, इन सारी बातों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और इन्हीं बातों की व्यवस्था करने के लिए पूरा आदेश 32 निर्मित हुआ है। तो सबसे पहले क्या कह देता है, अवयस्क वाद मित्र द्वारा वाद लाएगा। कहता अवयस्क द्वारा हर वाद उसके नाम में ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्कृत किया जाएगा जो ऐसे वाद में अवयस्क का वाद मित्र कहलाएगा। यानी वाद संस्कृत अवयस्क के नाम से ही होगा, अवयस्क के नाम में ऐसे वाद मित्र द्वारा लाया जाएगा जो ऐसे अवयस्क का वाद मित्र कहलाएगा। यानी ठीक है, आपका धर्मोदास घोष अवयस्क द्वारा फला फला, ठीक है, वाद मित्र, तो अवयस्क के नाम में वाद आएगा, प्लेंटिफ की जगह अवयस्क का नाम दिखाई देगा, लेकिन अवयस्क उसे स्वयं नहीं लाएगा, वो वाद मित्र के द्वारा आएगा। कहता है स्पष्टीकरण, इस आदेश में अवयस्क से वह व्यक्ति जिसने भारतीय अवयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अर्थ में अपनी वयस्कता प्राप्त नहीं की है अभिप्रेत है, जहां वाद उस अधिनियम की धारा 2 के खंड का और खंड का में वर्णित विषयों में से किसी विषय या किसी अन्य विषय के संबंध में हो। तो अवयस्क कौन है यह स्पष्टीकरण में बताया गया कि उसे मानेंगे
जो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु प्राप्त अभी नहीं कर पाया है उसे मानेंगे। और एक बात जुड़ी रहती है कि अगर अवयस्क के शरीर अथवा संपत्ति के लिए न्यायालय द्वारा कोई संरक्षक नियुक्त कर दिया गया है तो सामान्यतः उस व्यक्ति को तब तक अवयस्क मानते हैं जब तक कि वो 21 वर्ष की आयु पूरी न कर ले, अदरवाइज 18 वर्ष। ठीक है, फिर कहता है जहां वाद मित्र के बिना वाद सुनिश्चित किया जाए वहां वाद पत्र फाइल से निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अवयस्क वाद मित्र के बिना वाद फाइल कर ही नहीं सकता, क्योंकि कहता है वाद मित्र के बिना अगर वाद फाइल कर दिया जाए तो उसे फाइल से निकाल दिया जाएगा। कहता है जहां अवयस्क द्वारा या उसकी ओर से वाद मित्र के बिना संशोधित किया जाता है वहां प्रतिवादी यह आवेदन कर सकेगा कि वाद पत्र फाइल से निकाल दिया जाए और खर्चे उस प्लीडर या उस अन्य व्यक्ति द्वारा दिए जाएं जिसने वह उपस्थित किया था। भाई जो भी अवयस्क की ओर से सूट लाया है उसे वाद मित्र के थ्रू लाना चाहिए था ना, क्योंकि नियम 1 ये कह रहा था, आदेश 32 नियम 1, अगर उस पर लाना था तो भी अवयस्क के या विकृत चित्त के व्यक्ति के ऊपर या उनके विरुद्ध वाद मित्र के द्वारा लाया जाना चाहिए था, आप नहीं लाए। तो जो विरोधी पक्षकार है वादी की दशा में प्रतिवादी होगा, वो ये आवेदन कर सकेगा। और अगर प्रतिवादी के तौर पर उस पर लाया गया तो बात कहने की जरूरत नहीं, फिर तो तुम ही दोषी हो। ठीक है, फिर तो तुम दोषी हो कि तुम अवयस्क के विरुद्ध बिना वाद मित्र के मुकदमा ले क्यों आए। लेकिन तुम भी आखिर ये कैसे जान सकते हो कि उसका वाद मित्र कौन हो। ठीक है, ये तुम कैसे जान लोगे। ठीक है, तुम तो नहीं जान सकते। उन दशाओं में न्यायालय ही फिर उसके लिए वाद मित्र नियुक्त करेगा अगर वो प्रतिवादी है। लेकिन अगर वादी है तब तो जिस व्यक्ति ने उसके लिए बात सूचित किया है उसे कैसे लाना चाहिए था, वाद मित्र के द्वारा। इसीलिए यहां पर यह लिखा है कि अगर वाद मित्र के बिना अब इसके लिए वाद संशोधित कर दिया गया है तो प्रतिवादी यह आवेदन कर सकेगा। वो दशा नहीं लिखी हुई है कि यदि अब इसके ऊपर वाद मित्र के बिना मुकदमा आ गया है, ठीक है, तो अवयस्क प्रतिवादी के तौर पर इस व्यक्ति पर किसी प्रकार की कार्यवाही कर सकेगा जो उसके विरुद्ध वाद मित्र के बिना मुकदमा ले आया है। क्योंकि आखिर वो व्यक्ति ये कैसे जानेगा कि इस अवयस्क का वाद मित्र कौन हो सकता है। ठीक है, ये तो न्यायालय तय करेगा ना, क्योंकि जो प्रतिवादी के तौर पर अवयस्क पर मुकदमा ले आया है उसका हित तो अवयस्क के साथ संघर्ष में। ठीक है, अवयस्क के साथ उसका हित संघर्ष में, और न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना चाहिए। भले ही ये व्यक्ति जो अवयस्क पर मुकदमा लाया है भगवान राम के वंश का हो, अर्थात भगवान राम हो, और वो बिल्कुल ठीक व्यक्ति को अवयस्क के वाद मित्र के तौर पर, ठीक है, नियुक्त करके उसे प्रतिवादी बनाकर मुकदमा ले आए, फिर भी लोग कहने से नहीं चूकेंगे कि साहब इन्होंने तो जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया उसका वाद मित्र ताकि इन्हें मुकदमा जीतने में कोई कठिनाई ना हो, और बाई चांस मुकदमा जीत भी वही जाए। नहीं तो हो सकता है न्याय के दृष्टिकोण से वही व्यक्ति जीत गया, तो न्याय होगा तो, किंतु दिखेगा नहीं कि न्याय हुआ। इसीलिए नियम 1 में उन्होंने क्या कहा, नियम 1 में कहा कि यदि अवयस्क के द्वारा बिना वाद मित्र के मुकदमा लाया गया है तो प्रतिवादी यह आवेदन कर सकेगा कि उस व्यक्ति को
इस मुकदमे को पहली बात फाइल से निकाल दिया जाए, ठीक है, इस मुकदमे को न चलाया जाए क्योंकि यह वाद मित्र के बिना है। और दूसरी बात यह कि उस व्यक्ति या प्लीडर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अर्थात उससे, ठीक है, खर्चे दिलवाए जाए। किसे? हमें, क्योंकि वो वाद मित्र के बिना मुकदमा ले आया, और जबकि नियम 1 कहता है वाद मित्र के बिना ला ही नहीं सकता, अवैध का मुकदमा ला सकता है, किंतु वाद मित्र के द्वारा, ठीक है। तो आपका कहता है उपनियम 2 में ऐसे आवेदन की सूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी और उसके आक्षेप यदि कोई हो, सुनने के पश्चात न्यायालय उस विषय में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे, ठीक है। प्रतिवादी ने यह आवेदन कर दिया न्यायालय से कि चूंकि यह वाद मित्र के बिना मेरे खिलाफ मुकदमा लाए, इसलिए इस वाद पत्र, ठीक है, इस वाद पत्र को या इस सिविल वाद को फाइल से निकाल दिया जाए और हमें इनसे खर्चे दिलवाए जाए। अब दोनों बातें हो सकती कि ये ठीक है कि वाद मित्र के बिना सूट फाइल कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो इशू उठाया गया है वो बिल्कुल ठीक है, जो इशू उठा है वो एकदम ठीक है और उस इशू पर वाकई मुकदमा आना चाहिए, ठीक है, बोनाफाइडली, सद्भाविक रूप से उस व्यक्ति द्वारा या उस प्लीडर द्वारा गलती कर दी गई है। हालांकि प्लीडर की गलती करेगा इसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य व्यक्ति उसके लिए मुकदमा लाया है तो अन्य व्यक्ति तो गलती कर सकता है। तो न्यायालय यह पा सकता है कि ठीक है कि विदाउट, ठीक है, आपका वाद मित्र यह मुकदमा सूचित किया गया, लेकिन फिर भी इशू एकदम ठीक है, तो फिर न्यायालय को यह करना चाहिए कि स्वयं या इस व्यक्ति के आवेदन पर वाद मित्र की नियुक्ति कर देनी चाहिए, ठीक है, और मुकदमा आगे चले। इससे क्या लाभ होगा कि इशू है तो मुकदमा तो आएगा, उसे हम रिजेक्ट कर दें, इस वाद पत्र का निरस्तीकरण कर दें और फिर भाई फर्स्ट अपील और सेकंड अपील और सारी चीजें हो, ठीक है, क्योंकि वाद पत्र का निरस्तीकरण डिग्री की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब मानो डिसाइड होकर आए कि नहीं, डिसाइड वो होना चाहिए, तो ये जो लेट होगा इस सबका क्या लाभ होगा, ठीक है, अनावश्यक। इसलिए न्यायालय को शक्ति दे दी कि आवेदन आप कर सकोगे, तो हमें इनसे खर्चे दिलाए जाए क्योंकि ये बिना वाद मित्र के मुकदमा संस्थित किए, लेकिन फिर भी न्यायालय जैसा आदेश उचित समझे वैसा कर सकेगा। अगर वो पाता है कि बेसलेस, ठीक है, वेक्सेशियस लिटिगेशन है और फाइल भी तुमने बिना वाद मित्र के कर दिया, तो फिर खर्चे अलाउड भी हो सकते हैं क्योंकि नियम 2 में है, ठीक है। शक्ति जो दी न्यायालय को वो ये दे दी, नियम कह रहे उपनियम 2 में, नियम 1 उपनियम 2 में ये शक्ति दे दी कि न्यायालय इस आवेदन पर जो कि उससे किया गया है जो आदेश समझे ठीक वो कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है नियम 2 का, आदेश 32 नियम 1 उपनियम 2 मेरे मुंह से निकला है, लेकिन आदेश 32 नियम 2 उपनियम 2 है, ठीक है, नियम 1 नहीं। नियम 2 का कहता वाद मित्र द्वारा प्रतिभूति का तब दिया जाना जब इस प्रकार आदिष्ट किया जाए, जहां अवैध की ओर से उसके वाद मित्र द्वारा वाद संस्थित किया जाता है, वहां न्यायालय वाद के किसी भी प्रकरण में या तो स्वप्रेरणा से या किसी प्रतिवादी के आवेदन पर और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे वाद मित्र को यह आदेश दे सकेगा कि वह प्रतिवादी द्वारा उपगत या उपगत किए जाने वाले संभाव्य सभी खर्चों के समुदाय के लिए प्रतिभूति दे। आपको मालूम है आदेश 24 पढ़ चुके हम लोग, आदेश 25 पढ़ चुके, ठीक है, आदेश 24 आदेश 25 पढ़े थे हम लोगों ने इंट्रीम ऑर्डर जब पढ़ रहे थे, और आपने कहा था कि 6 प्रकार के अंतर्वर्ती आदेश पारित किए जा सकते हैं। वे अंतर्वर्ती आदेश जो आदेश 24 में होंगे, वे अंतर्वर्ती आदेश जो आदेश 25 में होंगे, वे अंतर्वर्ती आदेश जो आदेश 26 में होंगे, और जिन्हें कमीशन के संबंध में जारी किए गए अंतर्वर्ती आदेश ये कहा जाता है।
और फिर कुछ अंतर्वर्ती आदेश, आदेश 38, 39 और 40। आपको यह भी मालूम है कि धारा 35, धारा 35A, धारा 35B ये भी मौजूद है। धारा 35 कहती है कि प्रत्येक सिविल वाद में न्यायालय को शक्ति होगी कि वाद के खर्चे किसके द्वारा वहन किए जाएंगे वो ये तय करे, और दूसरे पक्षकार को, ठीक है, यानी जो डिग्रीदार नहीं बना, जो जीता नहीं, ठीक है, उस पक्षकार को, जीते हुए पक्षकार को वाद के खर्चे देने का आदेश यह भी दिया जा सकता है। 35A है कि अगर आपने कैसा किया, तंग करने वाली, ठीक है, तंग करने वाली प्रतिरक्षाएं प्रस्तुत की, यानी इनफैक्ट आपको कोई डिफेंस उपलब्ध नहीं था, फिर भी आप डिफेंस किए जा रहे थे ताकि वो तंग हो। कायदा ये कहता कि जब आपके पास कोई डिफेंस नहीं था तो आपको उसका दावा स्वीकार करना चाहिए था, आपने नहीं किया तो पूरा सूट चला। तो तंग करने वाली प्रतिरक्षाओं के लिए भी खर्चे ये मिलेंगे। विलंब कारित करने के लिए, रोज तुमने कह दिया हम बीमार हैं, तो विलंब कारित करने के लिए खर्चे, और चलिए आप बीमार हैं भी, मान लिया, लेकिन आखिर दूसरे पक्षकार का कोई दोष वो तो नहीं है आपके बीमार होने, आपका भी नहीं है, आपका भी नहीं है, लेकिन आपकी दशा और उसकी दशा में तुलनात्मक अध्ययन करें तो वो ज्यादा निर्दोष दिखाई देता है। क्योंकि कुछ भी हो, आखिर आप बीमार हैं जिसकी वजह से मुकदमे की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही, तो इसलिए आप अपने दुर्भाग्य को, ठीक है, अपने दुर्भाग्य को कौन सहन करेगा, वो तो आप ही करेंगे। उस दुर्भाग्य में आपकी बीमारी और साथ ही साथ इलाज के खर्च और इस प्रकार के खर्च ये भी शामिल है। तो आपका जो बैड लक है उसे कौन बियर करेगा, वो तो आप ही करेंगे, ठीक है। तो विलंब कारित करने के लिए भी खर्चे ये दिए जा सकते। तो अवयस्क, इसके विरुद्ध जब मुकदमा आया है, ठीक है, या इसके लिए जब मुकदमा कोई व्यक्ति लाया है, इसके विरुद्ध आया, तब तो तुम ही भाई, तब तो तुम ही कर रहे हो उसे तंग, तब तो खर्चों के लिए कोई प्रतिभूति, प्रतिभूति की अंग्रेजी क्या, गारंटी है, तब खर्चों के लिए कोई गारंटी दिलाया जाना ये तो ठीक ही नहीं, क्योंकि वो तुम ही, ये तो इट इज यू हु हैज इंस्टीट्यूटेड द सिविल सूट अगेंस्ट दैट माइनर। बट if the minor has instituted a civil suit against you, ठीक है, तब यह बात हो सकती है कि वो सूट तुम्हें तंग करने के लिए दायर कर दिया गया, ठीक है, तब तो यह बात हो सकती है। और तब इस व्यक्ति को जो सूट लाया है, ठीक है, इसे यह खर्चा जो दिलाया जा सकता है, इसे देने के लिए प्रतिभूति दिए जाने के हेतु आदेशित किया जाना न्याय संगत दिखाई देता है, ठीक है ना। इसीलिए इस नियम में लिखा है 2A में कि न्यायालय जब उचित समझे, ठीक है, जब उचित समझे, हमेशा नहीं, और जब उचित समझे मीनिंग देयर बाय कि देयर इज समथिंग, कुछ है जिसके कारण से यह उचित लगता है, अर्थात जो किया जा रहा है उसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए कुछ मौजूद है जिसके आधार पर, जिसके अस्तित्व के कारण वो किया जाना उचित लगता है जो किया जा रहा है, और वो कारण अभिलिखित करने के पश्चात न्यायालय इस व्यक्ति को जो अवयस्क के लिए मुकदमा लाया, अर्थात अवयस्क स्वयं तो कुछ लाया नहीं, अवयस्क तो वाद मित्र के द्वारा लाया है, तो इनफैक्ट न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुतिकरण के लिए जो दायित्व के अधीन है वो कौन है, ये व्यक्ति जो अवयस्क के वाद मित्र के तौर पर न्यायालय के समक्ष है। हमेशा नहीं,
हमेशा नहीं, इट इज नॉट ए जनरल रूल, ठीक है, कि उस व्यक्ति को जो अवैध के लिए मुकदमा लाए फिर तो कोई लाएगा ही नहीं। लेकिन वेक्सेशियस लिटिगेशन, अवैध को ढाल के समान प्रयोग करके दूसरों को तंग न किया जा सके, ठीक है ना, इसके लिए यह नियम 2A बना दिया। और उसमें उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को जो अवैध के बाद मित्र के तौर पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित है और मुकदमा लाया है, अगर न्यायालय उचित समझता है तो अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, क्योंकि न्यायालय ये सिर्फ कहने भर को न्यायालय होगा, बैठा वहां भी आदमी है, बैठा वहां भी आदमी है, और आदमी की बेसिक क्वालिटी वही है जो आपकी नीच, ठीक है, आदमी की बेसिक क्वालिटी वो बदलती नहीं है कहीं। इसलिए ये सिर्फ कहने भर की बात है कि न्यायालय कुछ होता नहीं है। आप अगर यथार्थवादियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सारी न्याय व्यवस्था, हमें तो बड़े पसंद है यथार्थवादी, पूरी न्याय व्यवस्था धूर्तों के लिए, धूर्तों के द्वारा, ठीक है, धूर्तों के लिए, धूर्तों के द्वारा और धूर्तता के साथ संचालित दिखाई देगी पूरी। कभी कोई इसमें एक आध ठीक आ जाए तो अलग बात है, अर्थात पूरी न्याय, नहीं तो पूरी न्याय व्यवस्था धूर्तों के द्वारा, धूर्तों के लिए। जो बोनाफाइड लिटिगेंट वो तो समझौते करता है, अत जाता है, लड़ते 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 लड़ते। बहुत कम बोनाफाइड लिटिगेंट हैं जो न्याय वहां से पा लेते। हाँ, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर लड़ते रहोगे तो मिल जरूर जाएगा, ये सही है, लेकिन इतना तंग करेंगे आपको कि आप बीच में छोड़कर भाग जाओ, तो भागी जाएंगे, ठीक है। तो शक्ति नियंत्रित सबकी रखना जरूरी है, सबकी शक्तियों को नियंत्रित किया जाना बिल्कुल जरूरी है। इसलिए उसने कहा नियम 2A में कि न्यायालय अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, ताकि तुम जो सोच, अच्छा तुम मूर्ख भी हो सकते हो, तुम सोच रहे हो कि ये लिटिगेशन वेक्सेशियस है, जरूरी नहीं हो, और तुमने साहब उस व्यक्ति को खर्चों के लिए प्रतिभूति देने का, यानी खर्चों के लिए गारंटी, प्रतिवादी मांग कर रहा है ना कि साहब ये तो हार ही जाएंगे और फिर हमारे खर्चे कौन देगा, तो प्रतिवादी की बात मानकर आपने खर्चों के लिए गारंटी देने का आदेश ये दे दिया। तो हो सकता है आपने बिल्कुल अपनी अंतरात्मा से यह निर्णय किया हो कि वाकई मुकदमा लाने के लिए कोई औचित्य नहीं, जबकि है वेक्सेशियस लिटिगेशन फाइल नहीं है, आप समझ रहे हो कि यह वेक्सेशियस लिटिगेशन। तो आपकी समझ सिर्फ इसलिए सही नहीं हो सकती कि आपने 2 कौड़ी का PCS जे नाम का कंपटीशन पास कर लिया है, सिर्फ इसलिए आपकी समझ सदा और सर्वदा ठीक होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि समझ तो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं उनकी भी ठीक ही होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। इसीलिए यहां लिखा है आपने समझ लिया, लेकिन वो लिख दीजिए जो आपने समझ लिया। अगर आपकी समझ ठीक होगी तो आपके जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो भी वही समझ लेंगे, ठीक है ना, जो आपने समझा। तो इसीलिए यहां लिखा है, आप देखें, कहता जहां आदेश की ओर से उसके बाद मित्र द्वारा वाद संस्थित किया जाता है, वहां न्यायालय वाद के किसी भी प्रक्रम में, यानी बिफोर द जजमेंट, आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एंड बिफोर द जजमेंट, मीनिंग देयरबाय ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट। अब सूट पेंडिंग कब होता है, जैसे संस्थित हुआ पेंडिंग हो गया, अब जब तक उसमें निर्णय न हो जाए, तो वाद के किसी भी प्रक्रम में, प्रक्रम की अंग्रेजी स्टेज, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट,
या तो स्वप्रेरणा से, जरूरी नहीं प्रतिवादी का आवेदन ही हो, या तो स्वप्रेरणा से या किसी प्रतिवादी के आवेदन पर, और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, वाद मित्र को यह आदेश दे सकेगा कि वह प्रतिवादी द्वारा उपगत या उपगत किए जाने वाले संभाव्य सभी खर्चों के लिए प्रतिभूति दे। ठीक है ना। तो ये इसलिए रखा गया है ताकि वेक्सेशियस लिटिगेशन अवेश को ढाल बनाकर प्रस्तुत न किए जा सके, और कारण अभिलिखित करने की जो आवश्यकता यहां पर अधिनियमित कर दी गई वो इसलिए है ताकि इस शक्ति का दुरुपयोग ये भी ना हो पाए। ठीक है। तो एक बैलेंस स्थिति ये उत्पन्न की गई, और बहुत से विधि शास्त्री जिनमें हियरिंग, दिन रात पाउंड आदि प्रमुख हैं, उनका कथन भी यही है कि कानून क्या है, जरूरत जो है उसकी आपूर्ति के लिए बनाया गया नियम। ये जो विरोधी हित समाज में मौजूद है, ठीक है, एक व्यक्ति का हित दूसरे व्यक्ति के हित के विरोध में है, तो दोनों हितों के बीच सामंजस्य इसे बिठा देने की कला को ही कानून कहते हैं। हम तो अभी नीचे अखबार देख रहे थे, तो चलो हमें पहली बार खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट को पैदल यात्रियों की चिंता हुई है। ये कहा है कि पैदल यात्रियों के लिए चल रहा है लिटिगेशन, फुटपाथ बनाइए और अतिक्रमण मुक्त। आप में से कोई पैदल चलता नहीं, हम चलते हैं इसलिए हमें पता है। आज की डेट पर पैदल चलना और अपनी मृत्यु को दावत देना दोनों काम बराबर है। आप लोग चलते नहीं है इसलिए आपको जानकारी नहीं। फुटपाथ तो कब्जा कर लिया दुकानदारों ने, फुटपाथ तो कब्जा है दुकानदार। फुटपाथ के बाद की जो सड़क है उस पर खड़ी है बाइकें, और बाइक के बाद खड़ी कर ली कार, उस पर खड़े कर रहे हैं बात। ठीक है। अब आप पैदल आ रहे हैं, तो फुटपाथ उसको दुकानदार कब्जा किए हैं, उसके बाद खड़ी है मोटरसाइकिलें, जो पीछे चोटी किए हुए लड़के वो अपने खड़ी किए हैं फटी जींस पहने, उसके बाद खड़ी है कार। तो अब सड़क बिल्कुल जहां तक बीच है सड़क का, ठीक है, वहां तक कवर है। अब आप निकलिए, ठीक है, तो आप कैसे निकलेंगे, उसे क्रॉस करके ही निकलेंगे। तो आप बिल्कुल बीच सड़क से निकलिए। जब आप बीच सड़क से निकल रहे तो किसी भी क्षण आपका एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी क्षण। आज पैदल चलने वाले की कोई सुरक्षा है ही नहीं, आप चल ही नहीं सकते पैदल। ये स्थिति पैदा कर दी है। और जब से ई रिक्शा है तब से तो 3 ई रिक्शा बराबर बराबर चलना है। अब आप कर लीजिए कुछ, या तो उनके पीछे पीछे चलिए या उतरिए, उन्हें डंडों से मारिए, तो उनके पास एक तर्क है, हम तो गरीब आदमी इस देश में ऐसा तर्क है जिसकी कोई काटी नहीं है। वो गरीब आदमी, आप मर जाओ, चूंकि वो गरीब आदमी इसलिए आप मर जाओ, एक बड़ी सीधी बात। तो आज उन्होंने कहा है कि पैदल चलने वालों के लिए अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ शब्द प्रयोग किया, अतिक्रमण मुक्त, क्योंकि फुटपाथ तो है, लेकिन वो अतिक्रमण, वो दुकानदार महोदय, वो तो ऐसा लगता है जैसे दुकान के आगे उन्होंने बैनामा कराया है। ठीक है, वो सामान रखे बैठे। तो अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ ये सुनिश्चित होना चाहिए, ये कहा गया। तो न्यायालय हो कहीं हो, ठीक है, क्योंकि आदमी नीच है इसलिए व्यवस्थाएं तो बनानी ही पड़ेगी, और व्यवस्थाओं का संचालक भी आदमी, इसलिए व्यवस्था कोई बना लो। जब तक आदमी में सुधार के लिए कोई प्रयत्न नहीं होंगे तब तक होने वाला कुछ नहीं। खैर, कहता है सबसेक्शन 2, अब अवयस्क निर्धन ये भी हो सकता है। ठीक है, निर्धन व्यक्ति कैसे मुकदमा लाता है, आदेश 33 इसके जस्ट बाद है, देखेंगे। लेकिन अवयस्क निर्धन ये भी हो सकता है। कहता जहां निर्धन व्यक्ति द्वारा ऐसा वाद संस्थित किया जाता है, यानी सॉरी, अवयस्क निर्धन नहीं है, वाद मित्र निर्धन है, क्योंकि प्रतिभूति किससे देनी है,
वाद मित्र को, ठीक है। तो कहता है जहां निर्धन व्यक्ति द्वारा ऐसा वाद संचित किया जाता है वहां प्रतिभूति के अंतर्गत सरकार को संदेह न्यायालय फीस भी होगी, ठीक है। वहां सरकार को संदेह न्यायालय फीस भी होगी। कहता है वेयर सच ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय एन इंडिजेंट पर्सन द सिक्योरिटी शैल इंक्लूड द कोर्ट फीस पेबल टू द गवर्नमेंट। आप मुकदमा लाए, वेक्सेशियस लिटिगेशन लाए, ठीक है ना, और वेक्सेशियस लिटिगेशन लाने के कारण अवयस्क ही निर्धन है। जहां निर्धन व्यक्ति द्वारा ऐसा वाद संस्थित किया जाता है, वाद संस्थित कौन कर रहा है, ठीक है ना, अवयस्क संस्थित कौन कर रहा है, द्वारा वाद मित्र संस्थित हो रहा है, ठीक है ना। तो निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संस्थित किया जाता है, ठीक है, ये कहा। तो वाद संस्थित तो अवयस्क ही कर रहा है, ठीक है। अवयस्क वाद संस्थित कर रहा है, द्वारा वाद मित्र संस्थित कर रहा है। तो चूंकि कहता है वेयर सच ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय एन इंडिजेंट पर्सन, ठीक है, वाद संस्थित किया गया है उस अवयस्क द्वारा जो निर्धन है, अवयस्क ही आएगा यहां, उसके द्वारा वाद संस्थित किया गया। लाया कौन, वाद मित्र, लाया कौन, वाद मित्र। और वेक्सेशियस लिटिगेशन, वेक्सेशियस है क्योंकि 2A में सब रूल 2 है ना, 2A में है कैसा, वेक्सेशियस लिटिगेशन। तो न्यायालय अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, ठीक है, इसे आदेश दे सकता है खर्चों के लिए प्रतिभूति दो। यह भी हो सकता है कि वो बिल्कुल सही लाया है लेकिन न्यायालय गलत समझ रहा है कि वेक्सेशियस लिटिगेशन है, यह भी हो सकता है। इसीलिए अभिलिखित किए जाने वाले कारण, ताकि आगे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सके। लेकिन फिर भी दोनों तरफ स्थितियां रखनी है, हितों में संतुलन यह बिठाना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बिठाया ना, हितों में संतुलन के अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ, ठीक है ना। तो ये हितों में संतुलन, ठीक है। रोड पर आप चलिए लेकिन फुटपाथ तो छोड़िए उनके लिए जो ठीक है पैदल चलते हैं। तो अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ, तो कानून संतुलन ही बिठाता है। आप वेक्सेशियस लिटिगेशन लाए तो कोर्ट फीस तो ठीक है देनी पड़ेगी, और चूंकि अवयस्क निर्धन था, निर्धन तो कोर्ट फीस पड़ेगी नहीं, अभी हम लोग देखेंगे आगे। आदेश 33 देख लेंगे, आदेश 33 में निर्धन व्यक्ति से कोर्ट फीस नहीं पड़ेगी। इसी का तुमने फायदा उठा लिया, इसी का आपने फायदा उठाया, वेक्सेशियस लिटिगेशन अवयस्क के नाम पर आप ले आए क्योंकि कोर्ट फीस तो पड़नी नहीं थी। आदेश 33 का आपने फायदा ले लिया। तो न्यायालय को अगर लगा कि ये वेक्सेशियस है, ठीक है, तो खर्चों में सरकार को संदेह कोर्ट फीस, वो निर्धन है, ठीक है, जिसको मुकदमा लाया तुमने दिखाया है वो निर्धन है, तुम तो नहीं हो ना, ठीक है, तुम तो नहीं हो। तो प्रतिभूति देने के लिए जब अपेक्षित किया जाए तो सरकार को संदेह कोर्ट फीस, उसके लिए प्रतिभूति देने का आदेश भी दिया जा सकेगा। और अगर आप ठीक ही मुकदमा लाए तो न्यायालय अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसा आदेश दे रहा है, उसे रिवीजन अपील तो इसकी खैर नहीं होगी, लेकिन रिवीजन ये संभव हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन में आप चैलेंज करो, सही हो जाएगा, ठीक है, और आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर ये भी तो हो सकता है न्यायालय ने सही किया हो, ठीक है, तो फिर सरकार को संदेह जो कोर्ट फीस थी वो क्यों छोड़ दी जाए। प्रतिवादी को अगर हम खर्चा दिलाएंगे तो सरकार को संदेह कोर्ट फीस क्यों नहीं दिलाएंगे, तो उसके लिए भी आदेश दिया जा सकता है। आगे कहता है जहां न्यायालय इस नियम के अधीन प्रतिभूति देने का निर्देश देते हुए आदेश करता है वहां आदेश 25 के नियम 2 के उपबंध वाद को जहां तक हो सके लागू होंगे। 25(2) हम लोगों ने देखा था, वहां कहता था कि अगर खर्चे देने का आदेश दिया गया और आप नहीं देंगे तो रोक दिया जाएगा, ठीक है, नहीं चलेगा, ठीक है। तो 25 आदेश 25 नियम 2 के जो उपबंध हैं वो तत्काल यहां पर लागू हो जाएंगे। अच्छा, आगे कहता है अवयस्क प्रतिवादी के लिए न्यायालय द्वारा वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति। अब गार्जियन अपॉइंट होगा क्योंकि अब अवयस्क मुकदमा नहीं लाया, अवयस्क पर आप मुकदमा ले आए, ठीक है। तो आपकी मजबूरी
सभी समझेंगे। आप ये नहीं जान सकते कि अवयस्क का गार्जियन कौन अपॉइंट किया जाना चाहिए, अर्थात अवयस्क की प्रतिरक्षा मेरे द्वारा संस्थित इस मुकदमे में किसके द्वारा की जानी चाहिए, कौन अवयस्क के साथ इस कदर हितबद्ध है कि उचित प्रतिरक्षा उसके लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, यह आप नहीं जान सकते। और दूसरी बात भी है कि अगर जान भी ले तो भी यह उचित नहीं होगा कि आपको यह शक्ति दी जाए कि आप अवयस्क के लिए प्रतिरक्षा करने योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करो। आप सही नियुक्ति भी करोगे तो भी उस पर सवाल उठेंगे, और चूंकि आप आदमी ही होगे इसलिए अनुभव यह कहता है कि आप सही नियुक्ति करोगे, इसकी संभावना भी न्यूनतम है, आप करोगे ही नहीं सही। इसलिए ऐसी दशाओं में जबकि अवयस्क पर मुकदमा आया है तो उस व्यक्ति की नियुक्ति जिसे वादार्थ संरक्षक कहा जाएगा, ठीक है ना, जो मुकदमा लाएगा अवयस्क के लिए उसे हम क्या कहते हैं, वाद मित्र, ठीक है ना, नेक्स्ट फ्रेंड। और जब अवयस्क पर मुकदमा आया है तो गार्जियन एड लिटम यह शब्द प्रयोग होता है, ठीक है, वादार्थ संरक्षक, इसकी नियुक्ति की जाएगी। और वो कौन करेगा, न्यायालय। न्यायालय आवेदन किए जाने पर कर सकता है और स्वप्रेरणा से भी कर सकता है। आगे बात आएगी कि यह कौन व्यक्ति होगा जिसे वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जा सकेगा। कहता है जहां प्रतिवादी अवयस्क है, और यह बेहद इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, आएगा खूब, ठीक है, जहां प्रतिवादी अवयस्क है वहां न्यायालय उसकी अवयस्कता के तथ्य के बारे में अपना समाधान हो जाने पर उचित व्यक्ति को ऐसे अवयस्क के लिए वादार्थ संरक्षक नियुक्त करेगा। मीनिंग देयरबाय फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर्ट मस्ट सेटिस्फाइड दैट द पर्सन अगेंस्ट whom a civil suit has been instituted by somebody, that person is minor। सबसे पहले उसका ये समाधान होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए आप नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट कर दोगे या जिस व्यक्ति के लिए गार्जियन अपॉइंट कर दोगे, फिर वो स्वयं नहीं कर सकेगा अपनी प्रतिरक्षा, और अपनी प्रतिरक्षा सर्वाधिक अच्छी व्यक्ति स्वयं कर सकता है। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है। इसलिए जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति से अपनी प्रतिरक्षा स्वयं करने का अधिकार यह आप ले रहे हो तो यह एक महत्वपूर्ण स्थिति है। तो यह अधिकार जिन स्थितियों में लिया जा सकता है उन स्थितियों की बाबत आपका समाधान होना चाहिए। That is why it has been write down at here that first of all the court should satisfied, ठीक है, himself। सबसे पहले उसका समाधान होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा आया है वो अवयस्क है, और समाधान के लिए क्या, प्राइमा फेसी आप कुछ क्या करो, मार्कशीट वगैरह कुछ तो प्रस्तुत करो जिसके आधार पर यह समाधान हो सके कि वो व्यक्ति जिस पर मुकदमा आया है अवयस्क है। और यह समाधान यदि एक बार हो जाए, ठीक है, कि वो अवयस्क है, तब योग्य व्यक्ति, तो कहता है ये समाधान हो गया, फिर क्या करेगा, उचित व्यक्ति, ठीक है, उचित व्यक्ति को ऐसे अवयस्क के लिए वादार्थ संरक्षक नियुक्त करेगा। यानी हर व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा, अवयस्क के लिए वादार्थ संरक्षक कोई भी नियुक्त हो जाए यह नहीं है, उचित व्यक्ति। अब ये उचित व्यक्ति की तलाश किस ढंग से होगी उसके संबंध में आगे नियम है, ठीक है। कहता है वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति के लिए आदेश अवयस्क के नाम में और उसकी ओर से या वादी द्वारा किए गए आवेदन पर अभिप्राप्त किया जा सकेगा, उसके नाम में या उसकी ओर से। यानी एक एप्लीकेशन अवयस्क के नाम में आ जाएगी, ठीक है, नीचे प्रार्थी फलाफला अवयस्क या उसकी ओर से, ठीक है, यानी प्रार्थी फला द्वारा फला,
ठीक है, द्वारा जिसके लाई गई वो अभी बाजार संरक्षक नहीं है, उसने केवल बाजार संरक्षक की नियुक्ति के लिए अवयस की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, कहता है बाजार संरक्षक की नियुक्ति के लिए आदेश अवयस के नाम में और उसकी ओर से, ठीक है, यह वादी द्वारा किए गए आवेदन पर अभिप्राप्त किया जा सकेगा। यह स्वयं वादी, ठीक है, या तो अवयस के नाम में न्यायालय नियुक्त कर दे और न्यायालय अपनी शक्ति का, ये न्यायालय की शक्ति है ना, अवयस के नाम में नियुक्त कर दे, इसका मतलब वो स्वप्रेरणा से भी कर सकता है और उसकी शक्ति की याद उसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके ये भी दिलाई जा सकती है। तो नाम में या उसकी ओर से किए गए आवेदन पर या वादी के द्वारा किए गए आवेदन पर, वादी भी भला आदमी हो सकता है कि काहे लेट हो, अंततः नियम 3 आ जाएगा भी, नियम 3 कहेगा डिग्री भी हो गई अवयस के खिलाफ, डिग्री भी हो गई अवयस के खिलाफ, अगर उसका बाजार संरक्षक नहीं था डिग्री लागू नहीं होगी। मिलेगा क्या, तुम मुकदमा रखे अवयस के खिलाफ, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। और अवयस लाया बिना वाद मित्र के तो प्रतिवादी आवेदन कर सकेगा, ठीक है, कि हटाओ इसे फाइल से, और जब आवेदन करेगा तो न्यायालय देखेगा कि बाजार संरक्षक की नियुक्ति जरूरी है या मुकदमे को ही खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो दोनों दशाओं में कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए वादी भी आवेदन कर सकता है कि भाई बाजार संरक्षक की नियुक्ति कर दो, और वो बोनाफाइड अगर लिटिगेंट है तो कर ही देगा, क्योंकि उसको मिलना क्या है, आप खूब चला लो, डिग्री भी हो जाए उसके खिलाफ तो नियम 3 कहेगा डिग्री लागू नहीं होगी, तो क्यों वो अननेसेसरी ऐसा करेगा। ठीक है, इसीलिए उसने कहा वादी द्वारा किए गए आवेदन पर, और वादी कर तो नहीं रहा, आवेदन कर रहा, करेगा तो न्यायालय, और न्यायालय किसी के भी खिलाफ है ये माना नहीं जा सकता। आगे कहता है ऐसा आवेदन इस तथ्य को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा जो बातें बाद में विवादग्रस्त हैं उनमें जो हित अवयस का है उस हित के प्रतिकूल कोई हित प्रस्थापित संरक्षक का नहीं है और वह ऐसे नियुक्त किए जाने के लिए ठीक व्यक्ति है। बाजार संरक्षक नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन किया जाएगा, अर्थात इसमें नियम 3 में जो कुछ लिखा है इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उस आवेदन में उस व्यक्ति का नाम भी होगा जिसे बाजार संरक्षक प्रपोज किया जा रहा है। यह भी कहा जाएगा न्यायालय से कि अपॉइंट कर दीजिए और इसको अपॉइंट कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उपनियम 3 में वे उस व्यक्ति की विशेषताएं बता रहे हैं और आवेदन करने की रीति बता रहे हैं कि आवेदन कैसे करेंगे आप और उस व्यक्ति की विशेषता क्या होगी। कह रहे हैं कि कोई भी आदेश इस नियम के अधीन किए गए आवेदन पर तब तक के सिवाय नहीं किया जाएगा जबकि अवयस के किसी ऐसे संरक्षक को, अच्छा ये 4 पढ़ने लगे हम, नियम 3 ऐसा आवेदन इस तथ्य को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा कि जो बातें बाद में विवादग्रस्त हैं उनमें जो हित अवयस का है उस हित के प्रतिकूल कोई हित प्रस्थापित संरक्षक का नहीं है और वह ऐसे नियुक्ति के लिए ठीक व्यक्ति है। ठीक है, तो नियम 3 में जो कुछ लिखा है वहां लिखा है उस व्यक्ति की विशेषताएं क्या होंगी और आवेदन कैसे किया जाएगा, ये लिखा है। तो इससे यह तय होता है कि उपनियम 2 में उस व्यक्ति का नाम भी दिया जाएगा जिसे बाजार संरक्षक नियुक्त किए जाने की प्रस्तावना है। ठीक है, नियम 3 में जो बातें लिखी हैं उनकी व्याख्या अब संभव नहीं है, इसलिए उस पर कल बात करेंगे। देखिए